बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11 टू 18 ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 की स्टेटमेंट इस तरह है: Vectors A, B and C are 4 units north, 3 units west and 8 units east respectively. Describe carefully A cross B, A cross C and B cross C. तो अब अगर हम सबसे पहले इनका डाटा लिखें तो वेक्टर A इक्वल्स टू है 4 यूनिट्स नॉर्थ, वेक्टर B इक्वल्स टू है 3 यूनिट्स वेस्ट एंड वेक्टर C इज इक्वल्स टू है 8 यूनिट्स ईस्ट। और हमें डिस्क्राइब करना है A पार्ट में A क्रॉस B, पार्ट B में हमें फाइंड करना है B A क्रॉस C और पार्ट C में हमें फाइंड करना है B क्रॉस C। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B। बाय डेफिनेशन A क्रॉस B इक्वल्स टू है ए बी साइन थीटा इनटू n यूनिट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B इक्वल्स टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और n यूनिट है डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B और थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A 4, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B है 3 और देखें वेक्टर A जो है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है और वेक्टर B की डायरेक्शन वेस्ट है। तो अब नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान एंगल की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री इनटू n यूनिट। तो इस तरह ये 12 इंटू 1 साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई है 12 यूनिट्स। और अब n यूनिट यानी A क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फर्स्ट वेक्टर A से सेकंड वेक्टर B की तरफ अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें थ्रू स्मॉलर एंगल, इसके लिए हमें करना ये होगा कि वेक्टर A से वेक्टर B की तरफ हमने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है और इरेक्टेड थंब की डायरेक्शन हो जाएगी वर्टिकली अपवर्ड। इसलिए A क्रॉस B की डायरेक्शन आ जाएगी वर्टिकली अपवर्ड। तो हम इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस तरह देंगे। फिर A क्रॉस B इक्वल्स टू है 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड। B पार्ट में हमें फाइंड करना है A क्रॉस C। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A क्रॉस C इक्वल्स होगा ए सी साइन थीटा इनटू n यूनिट। अब इसकी अगर फिगर में शो करें तो A की डायरेक्शन है टुवर्ड नॉर्थ और C वेक्टर की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरह वेक्टर A और वेक्टर C के दरमियान एंगल की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब A क्रॉस C इक्वल्स टू ए सी साइन थीटा इनटू n यूनिट। इसमें A C और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A की वैल्यू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C की वैल्यू है 8 और साइन इनटू थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री इनटू n यूनिट। ये फिर वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 1 यानी साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू n यूनिट। तो फिर A क्रॉस C की वैल्यू बन जाएगी 32 इंटू n यूनिट। अब यहां पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे A क्रॉस C की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो बाय रूल वेक्टर A से वेक्टर C की तरफ अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें थ्रू स्मॉलर एंगल, देन इरेक्टेड थंब विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। इसलिए फिर A क्रॉस C की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 32 यूनिट्स है और इसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। और C पार्ट है हमें फाइंड डिस्क्राइब करना है अब B क्रॉस C।
तो b क्रॉस c को आ जाएगा बी सी साइन थीटा इंटू एन यूनिट। वैल्यूज पुट करें, b यानी मैग्नीट्यूड है वेक्टर b की वैल्यू 3, मैग्नीट्यूड है वेक्टर c की वैल्यू है 8 और c की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट और वेक्टर b की डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट, इसलिए इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। तो 180 साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये फिर वैल्यू आ गई है 3 8 are 24 इंटू 0 इंटू एन यूनिट, तो 0 इंटू एन यूनिट। अब बच्चों गौर से देखें कि ये बी क्रॉस ई एक ऐसा वेक्टर बना है जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल आ गया है। ऐसा कोई भी वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल आए वो होता है नल वेक्टर। फिर हम कह सकते हैं कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, या यूं कह लेंगे इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 यूनिट इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जब कोई वेक्टर नल वेक्टर होता है तो इसकी डायरेक्शन फिर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। इसके साथ ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 12 है द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय r क्रॉस f, where r is the vector from point to the point of application of force. Consider a force minus 3i plus j plus 5k Newton acting on a point 7i plus 3j plus k meter. What is torque in Newton meter about the origin? तो सबसे पहले हम इसका अगर डाटा लिखें तो फोर्स F इक्वल्स टू है माइनस 3i प्लस जे प्लस 5k न्यूटन्स, और मोमेंट आर्म r की वैल्यू बन जाएगी 7i प्लस 3j प्लस k इन मीटर्स। और हमें फाइंड करना है टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इक्वल्स टू है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड ऑफ f, तो टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f। अब r क्रॉस f की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सिंपल रूल होता है जिसमें हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखते हैं, और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में आप लिखोगे यूनिट वेक्टर्स i j और k, और इसके बाद फर्स्ट रो में आप लिखोगे वेक्टर r, यानी फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा उसके कोऑर्डिनेट्स 7 3 1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आगे 7 3 1, और इसके बाद सेकेंड रो में आप लिखोगे सेकेंड वेक्टर f के कोऑर्डिनेट्स -3 1 5। ये लिखने के बाद अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाएगा, और उसके लिए बच्चों आपने यूं करना है कि सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसके बाहर आपने लिखना है i यूनिट वेक्टर, और i यूनिट वेक्टर में ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए ये रूल अप्लाई करना है आपने कि i जिस रो में आ रहा है उस रो को आप छोड़ दें, और i जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम को भी छोड़ दें, तो बाकी फोर नंबर बचेंगे 3 1 1 5। पहले आप मल्टीप्लाई कर लें 3 और 5 को, तो 3 इंटू 5 ये हमने मल्टीप्लाई किया, फिर एक माइनस साइन लगाकर आपने मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1, -1 इंटू 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में साइन पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट में आपने साइन लगाना है माइनस। अब जे इसके साथ यूनिट वेक्टर है तो जे जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दें, जिस कॉलम में है उसको भी छोड़ दें, बाकी फोर नंबर्स हैं 7 1 -3 और 5। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 7 और 5 को, तो ये देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 7 इंटू 5, फिर एक माइनस साइन लगाकर हमें मल्टीप्लाई करना है -3 और 1 को, तो माइनस मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ -3 एंड 1 इंटू जे यूनिट वेक्टर, और इसके बाद लास्ट ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है के यूनिट वेक्टर, और के जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दिया, जिस कॉलम में है वो कॉलम बी आपने छोड़ दिया। तो बाकी फोर नंबर्स हैं 7 3 -3 1। अब हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 7 और 1 को,
तो 7 इंटू 1, फिर माइनस साइन लगाकर हमें मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए -3 और 3 को, तो -3 इंटू 3 k यूनिट। ये 3 5 आर 15 -1 इंटू i यूनिट वेक्टर। इसी तरह 7 5 आर 35 माइनस माइनस हो जाएगा +3 इंटू j यूनिट, प्लस 7 1 आर 7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 3 आर 9 इंटू k यूनिट। अब देखो 15 -1 14 इंटू i यूनिट वेक्टर, माइनस 35 प्लस 3 38 इंटू जे यूनिट वेक्टर, प्लस 7 प्लस 9 हो जाएगा 16 इंटू के यूनिट वेक्टर। और फोर्स का यूनिट दिया गया था मीटर, और मोमेंट आर्म का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन और मोमेंट आर्म का यूनिट था मीटर, तो इसलिए टार का यूनिट अब आ जाएगा न्यूटन मीटर। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया यहाँ पर। Numerical number 13 have the line of action of force F equals to I minus 2j passes through the point whose position vector is minus j plus k। अगर साथ साथ डाटा भी लिखें तो फोर्स F की वैल्यू है I minus 2j और पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट R1 अगर हम इसको लिख लें, ये वैल्यू है -j plus k। फाइंड, ए पार्ट में फाइंड करना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, और बी पार्ट में हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I plus k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर R1 है -j plus k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट जो है वो है R2। अगर हम उसको लिखें तो ये डाटा में दिया गया है, उसकी वैल्यू है I plus k, और रिक्वायर्ड है ए पार्ट में फाइंड करना है मोमेंट अबाउट ओरिजिन टा1, और बी पार्ट में हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ द अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज I plus k। इसको अगर हम टा2 कह लें तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने टॉर्क 1 फाइंड करना है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्वेश्चन आ जाएगा R1 क्रॉस F। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फर्स्ट रो में हमने लिखनी है यूनिट वेक्टर्स I, J और K, और सेकेंड रो में आ जाएंगे R1 के कोऑर्डिनेट्स। इसमें I कोऑर्डिनेट मौजूद नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। J का कोएफिशिएंट है -1 और K का कोएफिशिएंट है 1, और सेकेंड रो में आ जाएगा F के कोऑर्डिनेट्स 1 -2 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। सबसे पहले I यूनिट वेक्टर और ब्रैकेट में आ जाएगा I जिस रो में आ रहा है वो रो को छोड़ दिया, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दिया, तो -1 इंटू 0, फिर माइनस साइन लगाकर -2 इंटू आ गया 1 इंटू I यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट फिर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर यूनिट वेक्टर आ जाएगा J यूनिट, और J जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उनको छोड़कर बाकी 4 नंबर्स हैं 0 1 1 0। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0, फिर -1 इंटू 1, ये प्रोडक्ट होगी, और इसके बाद थर्ड ब्रैकेट में प्लस साइन आएगा और इसके बाद यूनिट वेक्टर आएगा K, और K जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उनको छोड़ दें तो बाकी 4 नंबर्स हैं 0 -1 1 -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू -2, फिर -1 इंटू -1, K यूनिट वेक्टर इंटू ये आ गया 0 + 2 इंटू I यूनिट वेक्टर माइनस
0 minus 1 into j unit vector plus 0 plus 1 into k unit vector। अब ये वैल्यू आ रही है 2i प्लस j प्लस k, और बी पार्ट में हमें टार्क फाइंड करना था, लेकिन एक ऐसे पॉइंट के अबाउट टार्क फाइंड करना है जिसका ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i प्लस k। इसलिए इस पार्ट के लिए जब हमने टार्क फाइंड करना है तो हमें मोमेंट आर्म जो फाइंड करना पड़ेगा वो आ जाएगा r1 माइनस r2, माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस के, ब्रैकेट अगर खत्म करें तो माइनस जे प्लस के, फिर माइनस आ जाएगा आई माइनस के। तो ये इस पार्ट के लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू आ गई है माइनस आई माइनस जे, और प्लस के और माइनस के जहां से कैंसिल हो गए। और अब इसकी टार की वैल्यू फाइंड करेंगे। टार 2 इक्वल आ जाएगा आर क्रॉस एफ, ये इनके यूनिट वेक्टर्स, ये आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर -1 के कंपोनेंट जहां मौजूद नहीं था उसकी वैल्यू 0 लिख दी, और इसके बाद एफ के कंपोनेंट्स हैं 1 -2 0। इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो आई यूनिट वेक्टर और इस ब्रैकेट में आ जाएगा -1 इंटू 0, फिर -2 इंटू 0 आई यूनिट वेक्टर, फिर सेकंड ब्रैकेट के बाहर साइन आना था माइनस, तो माइनस इंटू ब्रैकेट के बाहर आ गया यूनिट वेक्टर जे, और जे जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उनको अगर छोड़ दें तो बाकी नंबर्स हैं -1 0 1 0। हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 0, फिर -1 इंटू 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर, इसी तरह प्लस थर्ड ब्रैकेट में के यूनिट वेक्टर आएगा, और इस तरह फिर के जिस रो में आ रहा है उसको भी छोड़ दिया, जिस कॉलम में है उसको छोड़कर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -2, ये इसकी प्रोडक्ट होगी, और फिर माइनस साइन लगाने के बाद 1 इंटू -1 इंटू के यूनिट, और नेक्स्ट ये प्रोडक्ट आ जाएगी 0 -0 इंटू आई यूनिट वेक्टर, फिर -0 इंटू जे यूनिट वेक्टर, प्लस आ जाएगा 2 + 1 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये 0 हो गया कंपोनेंट, ये सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी, 2 + 1 3। इस तरह टार की वैल्यू आ जाएगी 3 के यूनिट वेक्टर। ये कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल यहां पर। अब न्यूमेरिकल नंबर है 14, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट वेक्टर्स बी ए एंड बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। एक्चुअली हमें ए बी कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 6√3, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा की वैल्यू है 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। पहला जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1, और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। नाउ डिवाइडिंग क्वेश्चन 2 बाई क्वेश्चन 1। ये डिवाइड करने वाला स्टेप इसलिए किया जा रहा है कि हमें ए बी को कैंसिल करना है, और जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिवाइडिंग क्वेश्चन 2 बाई क्वेश्चन 1, ए बी साइन थीटा ओवर आ जाएगा फिर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 6/6 ए बी, और ओवर से ए बी कैंसिल होने के बाद साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की इक्वल्स टू आ गया राइट साइड से 6, और ओवर वाला 6 कैंसिल हो गया। तो इस तरह फिर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/√3,
अब आपको मालूम है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा फिर इक्वल टू आ गया 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 1/√3। और जब आप कैलकुलेटर से टेन इनवर्स 1/√3 फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इस तरह दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। अब न्यूमेरिकल नंबर 15 है, a load of 10 Newton is suspended from a cloth line. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth line. तो अगर हम इसको फिगर में शो करें तो बच्चों ये देखिए, ये क्लॉथ लाइन की ओरिजिनल पोजीशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद जब इसके साथ 10 न्यूटन का वेट सस्पेंड किया गया, उसके बाद इसकी ये पोजीशन आ गई है डिस्टॉर्ट होने के बाद, और फिर बोथ साइड पर एंगल बना है हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री, ये एंगल 15 डिग्री। अब हम अगर टी बोथ साइड में टेंशन की वैल्यू टी है, अगर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड होती है वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। इस तरह ये कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन 15। इसी तरह दूसरी साइड में टेंशन टी है, इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें तो एंगल के सामने जो अपोजिट साइड है ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, टी साइन 15 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और फिर ये कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस 15 डिग्री, और इस तरह ये कंपोनेंट जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में है ये भी आ गया टी कॉस 15 डिग्री। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की वैल्यू है 10 न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन टी कॉस 15 डिग्री और टी कॉस 15 डिग्री ये इक्वल फोर्सेज हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्सेज कैंसिल कर रही हैं। और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू होनी चाहिए टोटल अपवर्ड फोर्स, और टोटल अपवर्ड फोर्स है टी साइन 15 और टी साइन 15 डिग्री है, तो इसलिए इन वर्टिकल फोर्सेज का सम जो है टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू हम करेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स। और अपर डायरेक्शन में दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो टोटल के लिए इनका सम हो जाएगा टी साइन 15 डिग्री प्लस टी साइन 15 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू। तो 2t साइन 15 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2t साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0.259 इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू 10। तो अब 2 को जब 0.259 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई है 0.518 t इक्वल टू 10। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, t फिर इक्वल आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.518। तो इस तरह t की वैल्यू आ जाएगी 19.3 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 16 है, ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेज अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 न्यूटन and length 21.0 meter. Bridge span is suspended half a meter from either end. Tractor's front wheel takes 1/3 of the total weight of the tractor, and the rear wheels are 3 meter behind the front wheels. Calculate the force on the bridge. Sports when the rear wheels are at the middle of the bridge span. ये सारा डाटा जो है इसको हम डेफिनेटली फिगर में शो करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए।
तो पहले डाटा इस तरह दिया हुआ है, वेट ऑफ द ब्रिज, टोटल वेट जो है वो 8000 न्यूटन है, और वेट ऑफ द फ्रंट व्हील्स, वेट ऑन द फ्रंट व्हील की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम W1 से अगर लिख लें तो ये वैल्यू है W1 इक्वल टू 5000 न्यूटन, क्योंकि टोटल वेट जो है वो 15000 न्यूटन है। तो फ्रंट व्हील पर 1/3 वेट आना है, इसलिए 15000 का 1/3 करें तो वैल्यू आ जाएगी 5000 न्यूटन। और वेट ऑन रियर व्हील्स आ जाएगी W2 की वैल्यू 10000 न्यूटन। फोर्स ऑन ब्रिज सपोर्ट्स ये हमने कैलकुलेट करनी है, फोर्सेज ऑन ब्रिज सपोर्ट्स ये हमने फाइंड करनी है। ये देखिए इस ब्रिज का टोटल वेट W है 8000 न्यूटन, जो कि इसके सेंटर पर एक्ट करेगा C पॉइंट पर, और उससे 3 मीटर आगे वेट है, वेट ऑफ द फ्रंट व्हील्स W1 की वैल्यू है 10000। ये वेट ऑन है रियर व्हील W1 इक्वल टू 10000 न्यूटन। और इसके बाद वेट ऑन रियर व्हील्स W2 की वैल्यू आ जाएगी 10000 न्यूटन। ये एक बार दोबारा डाटा देखिए, वेट ऑफ द ब्रिज W ये हमने शो किया हुआ है 8000 न्यूटन, और वेट ऑन फ्रंट व्हील्स W1 इक्वल टू 5000 न्यूटन, ये है W1 की वैल्यू 5000 न्यूटन। वेट ऑन रियर व्हील्स W2 की वैल्यू फिर आ जाएगी 10000 न्यूटन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर जो है वो 15000 न्यूटन है, जबकि फ्रंट व्हील जो है वो टोटल का 1/3 कैरी करती हैं, तो इसलिए फिर फ्रंट व्हील पर आ जाएगा वेट 5000 और रियर व्हील पर आ जाएगी वेट की वैल्यू 10000। और हमने फाइंड करनी है फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स F1 और F2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो लेट F1 एंड F2 बी दी रिक्वायर्ड फोर्सेस। अब सबसे पहले अबाउट पॉइंट बी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इन फोर्सेस को गौर से देखिए कि क्लॉकवाइज फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है वो F1 है। देखिए यहाँ पर F1 की डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर ये अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी इस स्पैन पर, तो ये इस स्पैन को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जो कि बन जाएगी क्लॉकवाइज रोटेशन। F1 का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है पॉइंट बी के अबाउट, और जो रिमेनिंग फोर्स है W1 है, W2 और W ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, और इनकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म। F1 के लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू आ जाएगी AB के इक्वल, F1 मल्टीप्लाइड बाई AB इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है 3 फोर्सेस का, तो पहले W मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा BC, प्लस W1 इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा BD, प्लस W2 और इसके मोमेंट आर्म की वैल्यू आ जाएगी BC। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो F1 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू फिर आ गया W की वैल्यू है 8000 मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू है 10, प्लस 5000 मल्टीप्लाइड बाई 13, और प्लस आ जाएगा 10000 मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू 10। तो नेक्स्ट टाइम में 20F1 इक्वल्स टू आ गया 80,000 प्लस 65,000 प्लस 100,000, तो 20F1 इक्वल्स टू आ जाएगा 245,000। और F1 की वैल्यू फाइंड करें तो F1 फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 245,000 डिवाइडेड बाई 20, और डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 12,250 न्यूटन। और इसके बाद हमने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए
हम टॉर्क लेंगे अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, और पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है F2, जो इस फैन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी है इसमें। तो फिर F2 मल्टीप्लाइड बाई इस F2 के लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू हो जाएगी AB इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क पे आ जाएगी फोर्स W1। जब हम W1 फोर्स कंसीडर करेंगे तो इसके लिए पॉइंट ए से मोमेंट आर्म की वैल्यू आ जाएगी AD प्लस W, और इसके लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू AC प्लस W2, और इसके लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू AC। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। F2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 8000 मल्टीप्लाइड बाई 10 और प्लस 10000 मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन आ जाएगी 20F2 इक्वल्स टू 35,000 प्लस 80,000 प्लस 100,000। तो नेक्स्ट पे 20F2 की वैल्यू आ गई है 215,000। इस तरह फिर F2 की वैल्यू आ जाएगी 215,000 डिवाइडेड बाई 20, और ये डिवाइड करने के बाद F2 की वैल्यू आ जाएगी 10,750 न्यूटन। Numerical number 17 है spherical ball of weight 50 Newton is to be lifted over the step as shown in figure. Calculate the minimum force needed just to lift it above the floor. इसकी अरेंजमेंट इस तरह है, ये बॉल है जिसने 5 सेंटीमीटर एक स्टेप से मूव करना है। वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉल W की वैल्यू है 50 न्यूटन, और हाइट ऑफ द स्टेप H की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो अब मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट सी के अबाउट हमने टार्क फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी मोमेंट आर्म की वैल्यू BC की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर कंसीडर करें OBC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके बाद फिर BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा OC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और फिगर में OC की वैल्यू है 20, तो BC स्क्वायर फिर इक्वल टू आ गया 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 400 माइनस 225। तो इसके बाद BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 175। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 13.2 सेंटीमीटर, और ये जो CD डिस्टेंस है ये फिर 15 प्लस 10 सेंटीमीटर की इक्वल आ जाएगा। तो CD इक्वल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब C पॉइंट के अबाउट हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अगर अप्लाई करें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल आ जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, और C पॉइंट के अबाउट देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स जो प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है वो F है। F इस बॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी अबाउट पॉइंट C। तो फिर टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म, F मल्टीप्लाइड बाई CD फिर इक्वल आ जाएगा W मल्टीप्लाइड बाई BC। F मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 13.2, सो 25 F इक्वल टू 660। F की वैल्यू आ जाएगी 660 ओवर 25, तो इस तरह फिर F की वैल्यू आ गई है 26.4 न्यूटन।
न्यूमेरिकल नंबर 18 है 2.18 यूनिफॉर्म sphere of weight 10 Newton is held by a string attached to frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. As shown in figure, find the tension in the string and the force exerted on the sphere by the wall. पहले इसका डाटा का लिखें। वेट ऑफ द स्फीयर W की वैल्यू है 10 न्यूटन और एंगल विद वॉल थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और हमें फाइंड करनी है टेंशन और फोर्स की वैल्यू। तो अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस फिगर में W की वैल्यू है 10 न्यूटन, ये उसकी पोजीशन शो की गई है और इस की वजह से जो वॉल के साथ एंगल है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री और ये टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वाले टेंशन जो यहाँ पर शो किया गया है, अगर टेंशन T को हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लें तो ये सामने वाला कंपोनेंट आ जाएगा T sin 30 और ये कंपोनेंट होगा T cos 30 डिग्री। अब इसको अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें तो T cos 30 जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ये इक्वल टू आ जाएगा W के। एक बार दोबारा देखिए कि इस फिगर में T cos 30 इक्वल टू आ जाएगा W, सो T cos 30 इक्वल टू W। इसमें वैल्यू पुट करें, T इंटू cos 30 की वैल्यू 0.866 इक्वल टू 10, सो 0.866 T इक्वल टू 10। फिर T की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 0.866 और डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बनती है 11.54 न्यूटन। और नेक्स्ट फिर ये देखिए F और T sin 30 ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल F इक्वल टू आ जाएगी T sin 30 डिग्री और इसमें अब वैल्यू पुट करें तो 11.54 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 5.77 न्यूटन। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपके लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।